हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट में। हम लोग यहां से जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ेंगे जी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। UPSC के एग्ज़ाम या BPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC और जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है जी, शुष्क सेल, कौन सा सेल? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? किसका? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ठीक है, क्वेश्चन तो यही है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। इसका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट यानी कार्बन, बी कैडमियम, सी जस्ता यानी कि जिंक, डी सीसा यानी लेड। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेफाइट कार्बन। किससे बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन से शुष्क सेल का एनोड बना होता है। ठीक है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है जी? शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मेरा जो अगला पॉइंट है यही है कि सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। सेल का जो एनोड होता है वो किससे बना होता है जी? वो बना होता है ग्रेफाइट कार्बन से। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है ZnO। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, पोर्सेलिन बनाने में, चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड किस किस काम में यूज किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में और चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का हम लोग यूज जाने। जिंक ऑक्साइड को कहाँ यूज किया जाता है? मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में और चमक लाने में। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिंक क्लोराइड। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हुआ ZnCl2। जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग, कौन सा उद्योग? टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र यानी कि तांबा, कांच यानी सीसा आदि को जोड़ने में काम आती है। ठीक है, क्या जोड़ने में काम आती है? तो तांबा और कांच आदि को जोड़ने में काम आती है। कौन काम आती है? जिंक क्लोराइड। ठीक है ना, जिंक क्लोराइड जो है, जिंक जो क्लोराइड है वो टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण, तांबा, कांच आदि को जोड़ने में काम आती है। अब हम लोग अपना चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिंक सल्फाइड। ठीक है, ZnS। इसका प्रयोग श्वेत पिगमेंट, क्या जी? श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। श्वेत पिगमेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो श्वेत पिगमेंट के रूप में जिंक सल्फाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातुओं पर लेप, ठीक है ना, लेप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातुओं के ऊपर लेप लगाने में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लेड यानी कि पीबी। लेड यानी शीशा गैल्ना अयस्क से प्राप्त होता है। शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है जी? तो शीशा गैल्ना अयस्क से प्राप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है एम्पलीफायर, बी आलापक, सी माइक्रोफोन और डी प्रेषित्र। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि माइक्रोफोन। ठीक है, क्या है जी? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। क्या नाम है जी? माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। क्या नाम है? माइक्रोफोन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। कौन जी? डायनेमो। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा में। कौन? सितार। ठीक है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेक्स्ट मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। ठीक है, जो मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो हमारा विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, सोलर ऊर्जा क्या करता है जी? सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? ठीक है, एक सामान्य नेत्र के लिए, एक अच्छा नेत्र के लिए, एक जनरल नेत्र के लिए उसका सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है 25 मिमी, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितना है जी? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है
एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्वनि की जो चाल होती है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग जो है वो भी बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में प्रति 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, कितना जी, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का जो चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, नमी युक्त जो वायु होता है उसका घनत्व शुष्क यानी कि सूखा वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान जो है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है जी, 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड तक हम लोगों को वो ध्वनि सुनाई देगा, उतना हम लोगों के कान तक प्रभावित करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी कि 16.6 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी 17 मीटर, कितना जी, 17 मीटर यानी कि 16.6 मीटर एक्यूरेट दूरी होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि के अपरिवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, किस कारण से, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बी एल्बर्ट आइंस्टीन, सी सैमुअल कोहेन, डी एडवर्ड टेलर। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एडवर्ड टेलर। क्या जी, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है यही है हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। कौन किया, एडवर्ड टेलर ने किया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बैरोमीटर। ठीक है ना, बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया। कौन किया जी, ई टॉर्सेली ने। किसका, बैरोमीटर का। ठीक है ना, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। कौन किया, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। ठीक है, साइकिल का आविष्कार किसने किया, मैकमिलन ने।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया जी? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। ये बात पकड़ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, डायनेमो, ठीक है ना। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डीजल इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल ने किया। कौन किया जी? डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन पेपर, ठीक है। जो कार्बन पेपर होता है जिससे हम लोग लिखते हैं नीचे रख करके, उसका आविष्कार राल्फ बेजवुड ने किया। कौन किया? कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ बेजवुड ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामोफोन, ठीक है। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। जो ग्रामोफोन जो फोन था मेरा जिससे हम लोग बात करते थे, उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक वेग ध्वनि का वेग, ठीक है। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें है? ध्वनि का वेग निम्नोत्तम में किसमें सबसे ज़्यादा है? यही पूछा गया है। मेरा ऑप्शन है ए जल, बी वायु, सी इस्पात, डी लकड़ी। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इस्पात, ठीक है। निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। किस में है? इस्पात में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इस्पात में ध्वनि का वेग जल, वायु एवं लकड़ी से अधिक होता है, ठीक है। इस्पात जो होता है, इस्पात में ध्वनि का वेग, ध्वनि ज़्यादा गमन करता है जल, वायु एवं लकड़ी की अपेक्षा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1533 एवं सामान्य जल में 1983 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। समुद्री जल में ध्वनि का जो चाल होता है 1533 मीटर पर सेकेंड और सामान्य जल में 1983 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि सबसे ज़्यादा किस जल में ध्वनि का चाल है? तो जो सामान्य जल है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। कितना है जी? 1983 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में कितना है? समुद्री जल में है ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को भी लाभ हो इसका। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। थैंक यू।